हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे यूट्यूब चैनल कंप्लीट फिजिक्स में स्वागत है। आज हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स हम लोग जो है वो स्टार्ट हम लोग पढ़ेंगे 12th लेवल का, फिर बीएससी लेवल का, फिर एमएससी लेवल का। फिर उसमें जो नेट और एमसीक्यू जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसकी स्टडी करेंगे। तो अभी हम लोग बेसिक के बारे में स्टडी करेंगे, बेसिक केमिकल काइनेटिक्स, जिसको हिंदी में रासायनिक बल गतिकी भी कहते हैं। तो चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। इसका मतलब क्या होता है? इट डील्स विथ द रेट ऑफ रिएक्शन। यह रिएक्शन के रेट के, रिएक्शन एक सेकंड में कितना तेजी से हो रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कितना बदल रहा है, चाहे प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कितना कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, इस स्टडी के ब्रांच को हम लोग कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ही टॉपिक हमारा है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? यूनिट सेकेंड में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, ठीक है, कि कंसंट्रेशन में जितनी चेंजेस होती हैं उसे बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन मतलब वैल्यू, सांद्रता, रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट, ठीक है, विथ टाइम के साथ जितना चेंज होता है इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। यानी कि रेट को स्मॉल आर से लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपका डी एक्स बट्टा में डी टी प्लस माइनस, ठीक है। डी एक्स मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो। डी मतलब चेंज इन टाइम, ठीक है। देखिए, अब अगर हम बात करें, मान लीजिए कोई रिएक्शन है, ए से बी बन रहा है, तो ये हमारा है रिएक्टेंट, ठीक है, और ये हमारा है प्रोडक्ट। तो जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो अगर ए 50 ग्राम है तो बी नहीं बन, बी 0 ग्राम होगा। रिएक्शन धीरे धीरे चलना स्टार्ट होगा तो ए की मात्रा कम होगी और बी की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। यानी इसमें डिक्रीज होता है और इसमें इंक्रीज होता है। तो रेट हमेशा पॉजिटिव करने के लिए अगर हम इन केस ऑफ रिएक्टेंट लिखते हैं तो ये निगेटिव में होता है, माइनस में डी ए बाई डी टी। लेकिन अगर इन केस ऑफ प्रोडक्ट लिखते हैं तो ये होता है पॉजिटिव में, डी बी बाई डी टी। समझ गए? और जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो हमारा रिएक्टेंट का वैल्यू कम हो रही है, कंसंट्रेशन समय के साथ कम हो रही है, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन समय के साथ क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो ऐसे प्रोडक्ट मिलेगा हमको, ऐसे हमको ग्राफ मिलेगा। यह हो गया आपका कंसंट्रेशन का, और ये हो गया टाइम का, और ये हो गया किसका? रिएक्टेंट का, और ये हो गया प्रोडक्ट का, ठीक है। तो जब हम कंसंट्रेशन और टाइम के बीच ग्राफ खींचते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, तो ऐसे हमको ग्राफ मिलती है, ठीक है। और स्लोप द्वारा हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। जो स्लोप निकलेगा, ढाल निकलेगा, उससे हम इसका क्या निकाल सकते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमको थोड़ा ग्राफ समझना है, ठीक है। अभी हम ऑर्डर नहीं जानते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, लेकिन ये ग्राफ के माध्यम से हम बताएंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसको ग्राफ से समझना है, थोड़ा समझने वाली चीज है, तो इसको हम लोग समझेंगे। एक मिनट, थोड़ा मिटकाने वाला नहीं मिल रहा है। तो जीरो ऑर्डर के लिए जो ग्राफ होता है कंसंट्रेशन और टाइम का, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये हो गया कंसंट्रेशन का, ये हो गया टाइम का, वो लीनियरली वेरी करता है, ठीक है। ये हो गया आपका किसका? रिएक्टेंट का। ये किसका हो गया? प्रोडक्ट का। लेकिन nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए लीनियरली वेरी नहीं करता है। और nth मतलब जीरो छोड़कर, nth ऑर्डर रिएक्शन, nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये क्या होता है? ये कर्व टाइप का होता है, ऐसे इंक्रीज करता है, ये डिक्रीज करता है,
ठीक है, इसको हमको समझना है एक एग्जाम्पल के साथ। जैसे एक एग्जाम्पल है आपका, एक कोई प्रोडक्ट है ए, यह बी बना रहा है और उसी से सी बन रहा है। इसका जो रेट कांस्टेंट है वो K1 है और इसका रेट कांस्टेंट K2 है, या रेट मान लीजिए K1 है और रेट इसका K2 है। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक टंकी है, ठीक है, पानी की, और इससे दो इस नल जो है या टोटी लगा दिया गया है, ये रोकने वाला इसका। दोनों का साइज डायमीटर सब सेम है और यहाँ पर एक छोटा सा बर्तन रख दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, और इसमें पूरा पानी है। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी। अब देखिए, अगर इसको K1 कर दीजिए आप, इसको K2 कर दीजिए। अगर K1 K2 से ज्यादा होगा, अगर K1 K2 से ज्यादा होगा, या दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, K2 K1 से ज्यादा होगा, यानी अगर K1 को ओपन करेंगे तो B पहले भरेगा और अगर K2 को ओपन करेंगे तो C पहले भरेगा। तो K1 को ओपन करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, A से आपका B, और अगर K2 को ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, A से C। तो इसका यही ग्राफ समझना है। ए का तो प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है हमेशा, ए का कंसंट्रेशन हमेशा डिक्रीज हो रहा है, बट एक हमारा है किसका, बी का, और एक है किसका, सी का। तो अगर K2 K1 से ज्यादा होगा तो क्या बनेगा, सी। K2 K1 से ज्यादा होगा तो सी बनेगा, और K1 K2 ज्यादा होगा तो क्या बनेगा, बी। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला और ये हो गया दूसरा। ठीक है, तो अगर K1 K2 से ज्यादा होगा तो दो कंडीशन है, एक K1 K2 ज्यादा होगा, एक K2 K1 ज्यादा होगा, तो दोनों का ग्राफ बनेगा। देखिए, कंसंट्रेशन है, ये आपका टाइम है, रिएक्टेंट हमेशा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर K1 K2 ज्यादा होगा, K1 K2 ज्यादा होगा तो B ज्यादा मात्रा में बनेगा। ठीक है, K1 K2 ज्यादा होगा तो B ज्यादा मात्रा में बनेगा। तो ये हो गया आपका B और ये हो गया C। लेकिन अगर K2 K1 ज्यादा होगा तो C बनेगा, क्या बनेगा, C ज्यादा मात्रा में बनेगा, तब ये हो जाएगा B। इसके लिए ये कंडीशन है और इसके लिए ये कंडीशन है। समझ आया? एक और एग्जांपल हम आपको इसी प्रकार से करा दे रहे हैं। अच्छा, कभी क्या ऐसे बन सकता है ये ग्राफ, ऐसे, ऐसे नहीं बल्कि ऐसे नहीं बन सकता है, असंभव है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर
इसमें ही हमने पानी की मात्रा कम कर दी, इतना ही रखा, तो इसमें जल आएगा? नहीं, नहीं आएगा। वही है, प्रोडक्ट बढ़ेगा कैसे? नहीं बढ़ेगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रिएक्टेंस ज्यादा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ऐसा ग्राफ कभी नहीं होगा, इसका ग्राफ कभी नहीं होगा। शुरुआत में प्रोडक्ट बढ़ेगा, फिर प्रोडक्ट की मात्रा घटने लगेगी जब रिएक्टेंट पूरा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिएक्टेंट कम हो रहा है, धीरे धीरे प्रोडक्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। नहीं, प्रोडक्ट एक मैक्सिमम वैल्यू पहुंचेगी, फिर कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद रिएक्टेंट की मात्रा खत्म हो जाएगी। एक पानी यहाँ से यहाँ तक आया, खत्म हो गया, उसको से रुक गया, समझ गए, रिएक्टेंट यहाँ खत्म हो चुका है, तो ये भी अब खत्म। अब इसमें हम एक्स्ट्रा पानी मिलाएंगे तब नहीं इसमें आएगा, तो वही चीज, ऐसा ग्राफ कभी नहीं होगा। एक और क्वेश्चन देखिए, ए से बी बन रहा है, फिर बी से सी बन रहा है, इसमें K1 है, इसमें K2 है। ठीक है, अब इसमें क्या हो सकता है, K1 K2 ज्यादा हो सकता है, K2 K1 ज्यादा हो सकता है, या K1 K2 क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। कितने कंडीशन हो गए, 3 कंडीशन। यानी ए से बी बनने का जो वेग है, रेट है, रेट कांस्टेंट या रेट ही एक ही चीज है, अभी आगे समझेंगे आप, वो इससे ज्यादा हो सकता है, या इसका बी से सी बनने का ज्यादा हो सकता है, या दोनों का रेट सेम हो। तो इसको समझने के लिए हम एक और इसमें हम बना लेते हैं इसे, ये हो गया ए हो गया बी, और ए हो गया आपका सी। ठीक है, 3 टंकी बना लिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, K1 K2 से ज्यादा है, ये K1 है, और यहाँ पे जो स्टॉपर लगाया गया है वो K2 है। अब इसका मतलब क्या है, K1 K2 ज्यादा है, K1 K2 ज्यादा है, मतलब ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है बहुत तेजी से, ए बी में, तो ये कंसंट्रेशन हो गया, ये आपका टाइम हो गया, ये तो डिक्रीज कर रहा है, ये हो गया। ठीक है, अब इसके लिए क्या हो रहा है कि शुरुआत में बी की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, बी की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, यहाँ तक बी की वैल्यू बढ़ी, फिर उसके बाद जितना इसमें वाटर आएगा वो इसमें चला जाएगा, तो कुछ समय के लिए वो कांस्टेंट हो गई। फिर ये अगर पूरा भर गया तो फिर बी की वैल्यू कम होने लगी, सी में जाने लगी, यानी ऐसे ग्राफ मिल गया। यहां से यहाँ बी बढ़ा यहाँ तक, फिर कुछ समय तक यहाँ तक आएगा, वो सब चला जाएगा, तो कांस्टेंट हो गया, फिर पूरा भर गया, ये खत्म हो गया, तो ये सी में चेंज होने लगा, तो फिर स्लोप गिर गया, कम होने लगा। उसी समय सी की वैल्यू तेजी से बढ़ रही है। शुरुआत में तो ये सी से कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ तक तो सी कुछ इफेक्ट नहीं है, सी एक लगभग क्या है, कांस्टेंट है लगभग। ठीक है, लेकिन जैसे ही यहाँ तक हुआ तो सी एकदम तेजी से बढ़ गया। ठीक है, फिर जब ये पूरा पानी यहाँ तक आ गया तो फिर सी पूरा फुल हो गया, यानी सी फिर एक कांस्टेंट हो गया। जब ये पूरा खत्म हो गया तो ये ग्राफ हमारा बन गया। अब अगर एक और कंडीशन इसमें, अगर K1 का मान जो है K2 से बहुत कम है, K2 का मान K1 से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मतलब ये अब हटा दिया गया, स्टॉपर ही निकाल दिया गया, तो क्या होगा, तो B कांस्टेंट हो जाएगा, तो B क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जितनी पानी आ रही है तुरंत इसमें चलने गई, अगर इसको हम हटा दिए हैं तो जितनी B आ रही है वो सब इसी में जा रही है डायरेक्ट, कोई स्टॉपर ही नहीं लगा है। तो उसके लिए क्या हो जाएगी, वो चौथी कंडीशन के लिए B क्या हो गया, शुरुआत में यहाँ तक बढ़ेगा B, यहाँ तक इस लेवल तक, और फिर जितना इसमें वाटर आ रहा है सब इसमें जा रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये इतना तक बढ़ेगा और फिर कांस्टेंट हो जाएगा इस कंडीशन के लिए। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ आया, जो नहीं समझ में आएगा आप कमेंट कर दीजिएगा, फिर हम एक्सप्लेन कर देंगे। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आ रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन समझने के लिए था, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे न्यूमेरिकल रेट ऑफ रिएक्शन पर। सबसे पहला न्यूमेरिकल है अपना, एक क्वेश्चन दिया है 2a + b मैक्स c। ठीक है, 2a + b मैक्स c, और इसमें है द कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेस फ्रॉम, द कंसंट्रेशन ऑफ ए
डिक्रीजेस फ्रॉम 3 मोलर टू 1 मोलर इन 20 मिनट। ठीक है, तो आप अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालिए, रेट ऑफ रिएक्शन निकालिए पहला। और भी क्वेश्चन है, अभी आगे हम लोग आएंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जो इसका स्टोमेटिक कोएफिशिएंट है वो उसके साथ डिवाइड में चला जाता है, सिंपल सी बात है। यानी अगर हम एक रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, एक रिस्पेक्ट निकालना चाह रहे हैं, तो ये तो रिएक्टेंट है तो माइनस में होगा, और ये स्टैटिक कोएफिशिएंट बटन चला जाएगा और हो जाएगा डी ए अपान में डी टी, क्योंकि ए का ही दिया है। कितना डिक्रीज कर रहा है, 3 से 1 हो रहा है, तो A2 माइनस A1 होगा इसका फॉर्मूला, माइनस हाफ A2 माइनस A1 अपान T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 कितना दिया है, 20 मिनट। तो ये हो जाएगा तो ये हो गया 1 मोल, या इसको वैल्यू भी रख सकते हैं 1 माइनस 3 अपान में 20। तो ये हो गया माइनस 1/2, 1/2 और माइनस में 2 बट्टा में 20, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कट गया, 1 अपान 20 हो गया। तो ये हो गया आपका 0.05 मोल मिनट। ठीक है, ये रिएक्शन हो गया। अब इसमें एक और क्वेश्चन है, ये तो रेट ऑफ रिएक्शन था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, एक क्वेश्चन दूसरा। तीसरा क्वेश्चन है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। एक और क्वेश्चन है द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। तो इतने क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम पहले ये सब मिटका देते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया है, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल चुके हैं। अब हम लोग निकालेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, यानी एक सेकंड में कितना कम हो रहा है। ठीक है, एक सेकंड में कितना इसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है। तो डिसअपीयरेंस या फॉर्मेशन या डिसइंटीग्रेशन में कभी भी हम स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई या डिवाइड उससे नहीं करते हैं। तो बस हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी ए बाई डी टी, बस ये हो जाएगा। ठीक है, और इसमें हम लोग प्लस माइनस भी नहीं देखते हैं। तो ये हो जाएगा डी ए कितना चेंज हो रहा है, 2 मोल, 1 मोल से 3 मोल, 2 मोल, समय कितना लग रहा है 20, तो 1/10 तो 0.01। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ बी तो डीबी बाई डी टी। अब इसके बारे में दिया नहीं है। ठीक है, इसके बारे में आपका ये नहीं दिया है, क्या कहते हैं, कितना है बी, तो इसको हम रेट ऑफ रिएक्शन से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना आया था, रेट ऑफ रिएक्शन आया था 0.05। ठीक है, 0.05। तो इसका हम स्टोइकोमेट्रिक ये हो जाएगा डीबी बाई डी टी और रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होगा। रेट ऑफ रिएक्शन कितना था, 0.05। तो ये हो गया इसका आंसर। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, इसको भी रेट ऑफ रिएक्शन से कैलकुलेट कर सकते हैं विथ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ। तो इसका हो जाएगा आपका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकल चुका, और चौथा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी क्या हो जाएगा, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना बन रहा था, रिएक्शन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, 3C बन रहा था अभी तक इधर। हाँ, तो ये हो जाएगा 1/3 DC बाई डी टी। ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन कितना था, 0.05। और हमको ये निकालना है रेट ऑफ फॉर्मेशन। हम बताएं कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लेते हैं, तो द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी कितना हो गया, ये चला है मल्टीप्लाई में 0.05 इंटू 3 गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 0.15। तो आपको हम समझा रहे हैं, ये जो चीज है डी ए बाई डी टी, ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है, ये क्या है, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ क्या है, ए। यहां पर हमने क्या किया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी निकाला है, लेकिन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होगा। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है,
स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से उसको डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कितना है, 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे कोई मतलब ही नहीं है। अब इसमें फॉर्मेशन है, इसको भी रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर करेंगे, तो 3 से डिवाइड कर दिए, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर कर दिए, हो गया। नहीं समझ, इसमें हम 1/1 लिख सकते थे, ठीक है, मतलब हमको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना होता है। अब एक और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये इसको क्लियर करने के लिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, यही सेम क्वेश्चन है, 2a + b मैक्स 3c और गिवन है माइनस में dA/dt = K1AB माइनस में dB/dt = K2AB माइनस dC/dt = K3AB और ऑप्शन में है, ऑप्शनल है, K1 = 2K = 3K3, 2K1 = K2 = 3K3, 3K1 = K2 = 2K3, K1/2 = K2 = K3/3। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें हमको क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर करना है। इसके केस में अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो क्या होगा, माइनस में 1/2 dA/dt। इसके केस में लिखेंगे तो क्या होगा, माइनस में dB/dt। इसके केस में रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो क्या होगा, 1/3 dC/dt। वैल्यू पुट कर देना है, dA/dt की वैल्यू कितनी है, K1AB रख देना है, माइनस में हाफ, इसके आप लिख दिए K1AB। इसमें लिखना है तो ये हो गया आपका माइनस में K2AB और इसके केस में लिखना है तो 1/3 DC की जगह पे इतना क्या हो गया, K3A और B। और यहाँ देखिए ये जो था dC/dt की वैल्यू जो थी, ये माइनस dC/dt की थी, तो माइनस हटाएंगे तो यहाँ चला आएगा, ठीक है, तो ये माइनस में होगी, किस में होगी, माइनस में। तो हमको क्या करना है, पहली बात सब माइनस माइनस कैंसिल कर देना है और A और B से कंसंट्रेशन से डिवाइड कर देना है तीनों साइड में। क्या बच गया, K1/2, इधर क्या बच गया, K2, आई माइनस खत्म हो गया, ये हो गया K3/3, ठीक है। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं क्लियरिटी के लिए, इस टाइप का क्वेश्चन और ना बचे। इसमें हमको K1 K2 और K3 का रिलेशन चाहिए। तो पहले हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेंगे इसके लिए, तो -1/2 dA/dt हो गया, इक्वल हो गया dB/dt माइनस में, और ये हो गया 1/3, प्रोडक्ट का प्लस में होता है dC/dt। यहाँ से वैल्यू पुट करते जाएंगे सबका हम लोग, ठीक है। dA/dt की वैल्यू जो है माइनस वाला भी ले लेंगे, कितनी है, K1AB, हाफ रहेगा यहाँ पे, हाफ K1AB। dB/dt की वैल्यू निकाल रहे हैं, 3 चला जाएगा यहाँ पर माइनस के साथ में, तो 3 चला जाएगा यहाँ पर, माइनस यहाँ रहेगा, ठीक है, माइनस dB/dt की वैल्यू है 3 चला गया यहाँ पे, 3K2AB। फिर इसका वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे 1/3 है और यहाँ से हम dC/dt की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 चला जाएगा यहाँ पर, लेकिन साइन देखना है, ठीक। तो
2 चला गया यहाँ पर, तो ये हो गया आपका 1/3 रहेगा, 1/3 2k3 a और b। तो यहाँ से a और b से हम डिवाइड कर दे रहे हैं, तो ये हो गया माइनस में k1/2, ये हो गया 3k2 और ये हो गया 2/3k3, ये रिलेशन हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन, मतलब कितने टाइप होते हैं रेट निकालने के लिए। तो 2 टाइप होते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, ऐसे रिएक्शन जो एक स्टेप में हो, जैसे C+O2 मैक्स CO2, N2+3H2 मैक्स अमोनिया, अभी तक मान लीजिए एक स्टेप में हो रहा है, N2+H2+Cl2 मैक्स 2HCl। तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। दैट रिएक्शन विच कंप्लीट्स इन वन स्टेप, सिंगल स्टेप, आर कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है, तो ऐसे रिएक्शंस जो एक से अधिक स्टेप में होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जैसे ESN1 रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी बताया जाता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो अगले वीडियो में हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी डिफरेंस इत्यादि पढ़ेंगे। धन्यवाद।